नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेरठ मर्डर केस के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बहुत ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी। दोस्तों, हम सबने मर्डर की कई तरीके की घटनाएं सुनते आए हैं और सुनते रहते हैं। मर्डर करने के कई तरीके हो सकते हैं। जहर देकर, लाठी डंडे, फांसी लगाकर, चाकू छुरी, गोली मारकर, मारने के बाद लाश को दफनाने के या ठिकाने लगाने की भी कई खबरें सुनते हैं। आज के इस वीडियो में ऐसे ही मर्डर की कहानी है जो प्लास्टिक के नीले ड्रम से शुरू होती है। अधिकतर लोग इस ड्रम को पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इस नीले ड्रम की खबर पुलिस को मिलती है तो सबसे पहले इसको एक घर से निकालकर एक ऑटो की मदद से पुलिस कब्जे में लिया जाता है और इसे सरकारी मुर्दाघर में ले जाया जाता है। ड्रम के बहुत भारी होने और मजबूत होने की वजह से ये खुलता नहीं है और ना ही टूटता है। फिर एक मैकेनिक को बुलाकर इसको कटर मशीन की हेल्प से काटा जाता है। काटने के बाद इसके अंदर से जमा हुआ सीमेंट बाहर निकलता है। उस सीमेंट के बड़े बड़े भारी भारी टुकड़ों को जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से निकलता है एक 29 साल का नौजवान शादीशुदा लड़का, वो भी 4 टुकड़ों में। इस घटना में भरपूर अंधविश्वास और इसके पीछे साजिश इसको अजीब बना देती है। इस ड्रम वाली घटना के कुल 3 किरदार है, एक पति, एक पत्नी और एक प्रेमी। और यहाँ प्रेमी अंधविश्वासी है या दिमाग में गंदगी भरी हुई है और दरिंदगी भरी हुई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरठ मर्डर केस की, जिसमें एक नीले रंग के ड्रम से 4 टुकड़ों में एक नौजवान की लाश मिलती है। तो बने रहिए पूरी साजिश के पीछे की कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस कहानी में साजिश, अंधविश्वास, धोखा, प्रेम, दरिंदगी और पति पत्नी के पवित्र रिश्ते और विश्वास को तार तार होता साफ साफ देखा जा सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2016 से। सौरभ नाम का एक नौजवान युवक जो मर्चेंट नेवी में था। 2016 में एक बार सौरभ मेरठ से अजमेर जा रहा था। उसी ट्रेन में एक मुस्कान नाम की लड़की भी थी, जो भी उसी ट्रेन में जा रही थी। यात्रा के दौरान उन दोनों की नॉर्मल बातचीत के दौरान उनका सिंपल इंट्रोडक्शन होता है और पता चलता है कि दोनों ही मेरठ से हैं। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते हैं और फिर सफ़र ख़त्म होने लगता है। सफ़र ख़त्म होते ही दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन बाद में फ़ोन पर बातचीत होती रहती है लगातार। फिर ये उनमें दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सौरभ के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन प्यार इतना गहरा हो चुका था कि उन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला किया और अंत में उन्होंने 2016 में ही शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद वह लंदन चला जाता है, क्योंकि वह वहीं पोस्टेड था। फिर कुछ दिनों बाद वह वापस लंदन से आता है इंडिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लंदन में नेवी मर्चेंट नहीं बल्कि कोई और काम करता था। यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। 2016 से 2019 आ गया। दोनों की शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे। इस दौरान दोनों की एक बेटी हुई। सौरभ का अपने घर वालों से रिश्ता टूट सा चुका था, इस शादी की वजह से ही। शादी घर वालों के खिलाफ जाकर की थी, इसलिए जब बेटी हुई तो घर वालों से थोड़ा रिश्ता जुड़ना शुरू हुआ, लेकिन वह घर वालों से अलग किराए के मकान में मेरठ में ही रहता था। ये वही मकान है जहाँ से ये लाश वाला ड्रम निकला। फिर वो वापस लंदन चला गया। उसका ये आना जाना चलता रहा। 2016 से 2025 तक साल में वह 9-10 महीने लंदन में काम करता और साल के 2-3 महीने वह इंडिया में मेरठ में अपनी बेटी और पत्नी के साथ बिताता। बेटी होने के बाद वह फिर से विदेश चला जाता है। फिर कोरोना हुआ, कोरोना में वापस आया और फिर चला गया। अब जब वह लंदन में रहता था तो उसकी पत्नी मुस्कान और बेटी किराए के घर में अकेले रहती थी। बेटी भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। फिर बेटी भी स्कूल जाने लगी थी। बेटी को स्कूल से ले जाना, लेकर आना, यह सब काम मुस्कान किया करती थी। इसी आने जाने के दौरान मुस्कान की एक लड़के से मुलाकात होती है। उस लड़के का नाम था साहिल। उनकी बातचीत होती है। साहिल भी उसके घर के आसपास ही रहता था। धीरे धीरे दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर उनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है। बाहर मिलते मिलते वह घर पर मिलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि घर पर पति तो रहता नहीं था। 1-2 बार उन दोनों को ड्रिंक करते हुए उसी घर के मकान मालिक ने भी देख लिया था। मकान मालिक को बड़ा अजीब लगा
कि ये लड़का कौन है जो अक्सर यहाँ आया करता है और देर रात तक ड्रिंक पार्टी करता है और देर रात तक यहाँ रुकता भी है। इसी दौरान 2021 में जब सौरभ लंदन से लौटा तो मकान मालिक ने उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि तुम जब लंदन में होते हो तो तुम्हारी बीवी एक लड़के के साथ शराब पीती है और देर रात तक वह यहीं रुकता है और अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। मकान मालिक की ये बात सुनकर सौरभ अपनी बीवी का फ़ोन लेता है और वह चैट देखता है और चैट पढ़ता है और समझ जाता है कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है। ये सब होने के बाद भी वह अपनी पत्नी मुस्कान से बात करता है और उसको समझाता है, लेकिन पत्नी मानती नहीं है। दोनों में झगड़ा होता है। फिर झगड़ा यहाँ तक पहुँच जाता है कि सौरभ मुस्कान से तलाक लेने का फैसला कर लेता है। ये सारी बातें होते होते 2023 आ जाता है और वो वापस लंदन चला जाता है और अब की बार पूरे 2 साल तक नहीं लौटता है। और इधर साहिल यानी प्रेमी के साथ मुस्कान का रिश्ता दिनों दिन मजबूत होता जा रहा था। कहानी का अंधविश्वास यहाँ से शुरू होता है। बात दरअसल ये है कि साहिल यानी प्रेमी, उसकी माँ नहीं थी, वह पहले ही गुजर चुकी थी। साहिल की माँ पहले ही गुजर चुकी थी। यहाँ साहिल एक अंधविश्वासी है क्योंकि उसके घर या रूम से वो सब चीज़ें मिलती हैं जो कि एक अंधविश्वास की ओर इशारा करती है। साहिल की माँ नहीं थी, वह मर चुकी थी। हुआ यूं कि साहिल एक नंबर की सिम खरीद रखा था और स्नैपचैट पर एक अकाउंट क्रिएट कर रखा था और वो अपनी माँ से बातचीत किया करता था चैट से, यूं ही अपना मन का बहम बनाकर। आपने एक मूवी देखी होगी अल्लू अर्जुन की, डीजे मूवी। जिस तरह वो मूवी में अल्लू अर्जुन का किरदार अपनी मरी हुई माँ से फ़ोन पर बात करता है और वह उसे लगता है कि माँ मुझसे बात कर रही है, सेम वैसा ही यहाँ भी उसके प्रेमी के साथ होता है। साहिल भी अपनी माँ से स्नैपचैट के जरिए अपनी मरी हुई माँ से बात करता है और उसे लगता है कि माँ मुझसे बात करती है। जब मुस्कान और साहिल की धीरे धीरे नज़दीकियाँ आई तो मुस्कान को भी ये बात पता चली कि ये अपनी माँ से, मरी हुई माँ से इस तरह बात करता है। मुस्कान साहिल को प्यार भी करती थी और पसंद भी। इस बात का फ़ायदा उठाकर मुस्कान ने अपने भाई के नाम पर एक सिम लिया और उसमें एक अकाउंट खोला स्नैपचैट पर। और अब मुस्कान स्नैपचैट के जरिए साहिल के अकाउंट पर, उस अकाउंट पर मैसेज करती है जिस अकाउंट से वह अपनी माँ से मैसेज पर, चैट पर बात किया करता था। और वो अपनी तरफ से, यानी कि मुस्कान खुद अपनी तरफ से खुद के बारे में यूं ही कहती है कि वो लड़की मुस्कान बहुत अच्छी है, तुम्हें वो जीवन में खुश रखेगी, तुम उसका ख्याल रखना, तुम उसे कभी छोड़ना मत और धोखा मत देना। ये सब चैट प्रेमी पढ़कर यकीन करने लगता है और उसे लगता है कि उसकी माँ उससे बात कर रही है और उसे लगा कि यह सब बातें माँ ही कह रही है मुस्कान के बारे में। वो अंधविश्वास का मारा आदमी, शिकार आदमी, उसे ये सब अच्छा लगने लगता है और मुस्कान से और भी ज़्यादा लगाव कर लेता है और उसने ठान लिया अब तो कि अब मुस्कान से ही शादी करूँगा और किसी से नहीं। पति लड़ाई के बाद लंदन जा चुका था और इधर स्नैपचैट की वो चैट चलती रही और दोनों की नज़दीकियाँ और बढ़ती रही। बात यहाँ तक आ गई कि साहिल को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि मुस्कान किसी और की बीवी हो और वो उससे दूर रहे, वो सौरभ की पत्नी बनकर रहे। डाइवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। फिर प्रेमी ने कहा डाइवोर्स फिर प्रेमी ने कहा कि तुम उसको तलाक मत दो, अगर ऐसा करोगी तो फिर भी वो अपने आसपास ही रहेगा। तो एक काम करो, तुम उसका वध कर दो, यानी कत्ल कर दो। अब बात यहाँ तक आ चुकी थी कि अब मुस्कान भी सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी और अपने प्रेमी की वध करने वाली बात सुनकर उसने ठान लिया था कि वह अपने रास्ते से अपने पति को हटाएगी। और ये बात सुनकर साहिल को अच्छा लगा कि अब मुस्कान उसकी होगी और अब दोनों शादी कर लेंगे। अब से इस कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है और अब मुस्कान और साहिल ने प्लानिंग शुरू कर दी कि उसको कैसे मारना है और नए नए तरीके सोचने लगे। गूगल में सर्च करने लगे कि कैसे मारा जा सकता है और तमाम तरह की प्लानिंग और रिसर्च के दौरान बाद में उन्होंने तय किया कि बेहोशी की दवा देंगे और फिर उसे चाकू से मार देंगे। बेहोशी की दवा के बारे में गूगल पर सर्च किया और चाकू से मारेंगे तो चाकू भी अच्छी धार वाला और बड़ा होना चाहिए। तो अब साहिल ने मुस्कान को बोला कि जाओ मार्केट और 2 बड़े बड़े चाकू खरीद कर लाओ। मुस्कान गई और उसने 2 चाकू खरीदे
तो दुकानदार ने जब चाकू खरीद रही थी तो मुस्कान से पूछा कि मैडम इतने बड़े चाकू का आप क्या करोगी। तो मुस्कान ने जवाब दिया कि मैं मुर्गा काटने के लिए ले रही हूँ। और मुस्कान 800 रुपये के 2 चाकू घर ले आती है। यह डिस्कस हुआ कि दोनों के बीच कत्ल हो जाएगा, लेकिन लाश को क्या करेंगे, उसको कहाँ ठिकाने लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। पहले दोनों ने प्लान किया कि लाश को किसी सुनसान जगह पर दफना देंगे और सौरभ के घर वालों की उससे बोलचाल तो है नहीं, बातचीत तो होती नहीं है। शादी की वजह से नाराज़गी है, इसलिए कोई पूछेगा भी नहीं कि सौरभ लंदन में है या यहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब दोनों को पता नहीं लाश को दफनाना कैसा है। तो अब साहिल डिसाइड करता है कि वह लाश को कैसे दफनाया जाए। इस बारे में अपने दोस्तों से इनडायरेक्ट तरीके से बातचीत करेगा। उसने सोचा अगर डायरेक्ट में पूछूंगा लाश को कैसे दफनाना है तो पकड़े जाएंगे। तो उसने इनडायरेक्ट तरीके से पूछा कि यार अगर पूजा की सामग्री को कैसे गाड़ते हैं। तो उनमें से दोस्तों ने बताया कि सिंपल थोड़ा खड्डा खोदो और गाड़ दो, बस। साहिल ने पूछा अगर और ज़्यादा गहरा गाड़ना हो तो दोस्तों ने कहा कि इतना ज़्यादा गहरा गाड़ने की क्या ज़रूरत है। फिर उसने कहा कि अगर लाश को गाड़ना हो तो किस तरह गाड़े और कितना गड्ढा खोदे। तो दोस्तों ने तुरंत भांप लिया और कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। फिर साहिल डर गया, उसे लगा कि कहीं दोस्त खुलासा ना कर दे। फिर उन्होंने लाश को दफनाने का मामला, ये प्लान कैंसिल कर दिया, ड्रॉप कर दिया। इसके बाद उसके मन में एक आइडिया आता है और वो सोचता है क्यों ना एक ड्रम खरीदा जाए और उस ड्रम में सीमेंट का घोल डाल दिया जाए और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सब कुछ होने के बाद फाइनल प्लान ये तय हुआ। अब ये तय होने के बाद वह सब कुछ इंतजाम तो हो ही चुका था, चाकू खरीदे जा चुके थे, बस ड्रम खरीदा जा चुका था। अब इंतजार था तो सिर्फ सौरभ के आने का। 25 फरवरी का मुस्कान का जन्मदिन होता है। तमाम लड़ाई झगड़े के बावजूद सौरभ अपनी पत्नी से प्यार करता था, तो वह सब कुछ भूलकर अपनी पत्नी के साथ पत्नी के जन्मदिन पर लंदन से मेरठ आया और फिर उसने मुस्कान को बताया कि मैं 24 फरवरी को लंदन से इंडिया पहुंच रहा हूं, 25 को तुम्हारा जन्मदिन साथ साथ मनाएंगे। ये बात सुनकर मुस्कान अपने प्रेमी को बताती है कि वह 24 फरवरी को आ रहा है। तो दोनों ने तय किया कि 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे होता है और उसी दिन उसको मारेंगे। प्लान ये हुआ कि बेहोशी की दवा उसे शराब में मिलाकर पिलाएंगे और फिर तब वो बेहोश हो जाएगा तो उसे चाकू से मारकर उसकी हत्या कर देंगे। दोनों इसके लिए तैयार थे। अब सौरभ आता है और बर्थडे मनाया जाता है। शराब में बेहोशी की दवा भी मिला दी जाती है। सब कुछ प्लान तैयार था, लेकिन ऐन मौके पर सौरभ शराब पीने से मना कर देता है और बोलता है कि आज मैं शराब नहीं पीऊँगा। यह सुनकर मुस्कान की सारी साजिशें नाकाम हो जाती है, क्योंकि बेहोशी की दवा तो उसकी शराब में ही थी जिसे वह पीने से साफ मना कर देता है। ज़बरदस्ती तो वो पिला नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा करती तो हो सकता है शक हो जाता। इस तरह पहली कोशिश नाकामयाब हो गई और सौरभ बच गया। इसके बाद मुस्कान और साहिल मिलते हैं और उन्होंने मौत की नई तारीख तय की, 3 मार्च। 3 मार्च को इसलिए चुना क्योंकि 3 मार्च को मुस्कान की बेटी का लास्ट एग्ज़ाम पेपर था और पेपर के बाद मुस्कान अपनी बेटी को अपनी माँ के पास भेजना चाहती थी, ताकि घर में पति पत्नी रहे और कोई ना रहे। 3 मार्च आ गई, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मुस्कान अपनी बेटी को अपनी माँ के घर छोड़ भी आती है, जो थोड़ी दूर पे ही रहती थी उसकी माँ, उसी एरिया में। अब प्रेमी ने आइडिया दिया, मुस्कान ने उस पर काम किया और इस बार उसने सोचा कि अब की बार भी अगर शराब पीने से ऐन वक्त पर मना कर दिया तो क्या होगा, फिर से मामला कैंसिल हो जाएगा। इस बार मुस्कान ने अपना दिमाग दौड़ाया और सोचा कि सौरभ का सबसे पसंदीदा खाना बनाती हूँ, और वो पसंदीदा सौरभ को कोफ्ते बहुत पसंद थे। तो वह एक गेम खेलती है कि कोफ्तों के अंदर ही बेहोशी की दवा मिला देती है। रात के करीब 9:30 बज चुके थे, खाना खाया दोनों ने और अब सौरभ है वो धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया और नींद आते आते वो बेहोश हो गया। लगभग 12 बजे के आसपास साहिल को फ़ोन करती है और कहती है कि वो बेहोश हो गया। अब साहिल मुस्कान के घर जल्दी जल्दी पहुंचता है और दोनों अब चाकू निकालते हैं और मुस्कान अब साहिल से कह रही है, मुस्कान साहिल से कहती है कि तुम मारो इसको। साहिल अंधविश्वासी प्रेमी था, वो कहता है कि नहीं, अपने प्रेमी का वध तुम करोगी। वह वध शब्द का यूज करता है यहाँ पर।
पहला खंजर का वार तुम अपने पति के सीने में करोगी। मुस्कान की हिम्मत कमज़ोर हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम ये सब करोगी। उसको मोटिवेट करता है। वो मुस्कान के हाथ में खंजर देता है और अब मुस्कान खंजर डरे हाथों से, दोनों हाथों से चाकू पकड़कर उसके सीने पे टिका देती है। इसी दौरान उसका प्रेमी अचानक से चाकू के ऊपर वार करता है और चाकू सौरभ के सीने के अंदर उतर जाता है। थोड़ी देर बाद सौरभ की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो उसका प्रेमी होता है वह सौरभ की दोनों हथेलियां काट देता है। उसको लगता है कि अगर मैं हथेलियां काट दूंगा तो इसके हाथ में जो भी लकीरें हैं, किस्मत है, पाप है, वो सब मुझे नहीं लगेगा। वो एक अंधविश्वासी था। इसके बाद वो सर को धड़ से अलग करता है। 2 पॉलीथीन के बैग पहले से खरीदे गए थे। उन्होंने सिर और दोनों हथेलियों को एक बैग में रखता है और दूसरा धड़ और दूसरे प्लास्टिक बैग में धड़ को रखता है। दूसरी पॉलीथीन बैग में मुस्कान के बेड के नीचे ही उस धड़ को डाल देता है और दूसरा बैग अपने साथ लेकर वह अपने रूम पर अपने घर पे चला जाता है। रात के करीब 3 बज गए थे। उसका घर पड़ोस में ही था। अब मुस्कान को रात में अकेली होने की वजह से उसको अकेले कमरे में डर लग रहा था, क्योंकि जो उसके पति का धड़ था, लाश थी, वो उसी के बेड के नीचे थी। लेटने की, सोने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी, डर लग रहा था। वो साहिल को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अकेली यहाँ नहीं रह पाऊँगी, मुझे डर लग रहा है। साहिल बोलता है मेरे घर आ जाओ। वो रात को साहिल के घर जा पहुँचती है और दोनों सो जाते हैं। अब सुबह होती है और साहिल बैग लेकर वापस उसी मुस्कान के घर पे आता है, हथेलियों और सिर को। उसके बाद मुस्कान से कहता है कि तुम मार्केट जाओ, सीमेंट लेकर आओ। और वो जाती है और 1 कट्टा सीमेंट लेकर आती है। और वो बोलता है कि 1 कट्टा सीमेंट कम पड़ेगा और लेकर आओ। तो वो दोबारा जाती है और सीमेंट लेके आती है। उसके बाद लाश के चारों टुकड़ों को, दोनों हाथों, धड़ और सर को उस ड्रम में डाल दिया जाता है और सीमेंट के घोल को पानी में डालकर उसे फुल कर देते हैं। ड्रम का ढक्कन बंद कर देते हैं। ड्रम एकदम पैक हो जाता है और उस ड्रम को उसी कमरे में छोड़ देते हैं। उसके बाद ऑनलाइन ब्लिंकिट से 10 किलो ब्लीच का ऑर्डर करते हैं और सारे घर की सफाई करते हैं। इसके बाद आगे के प्लान को अंजाम देते हैं। अब ये सब करने के बाद समय हो गया था शाम के 3-4 बजे का। 4 मार्च को दोनों एक कैब बुक करते हैं और दोनों एक कैब में बैठकर मेरठ से शिमला के लिए निकल जाते हैं। मुस्कान को ये बात पता था कि सौरभ के घर वालों को भी पता है कि सौरभ अभी लंदन से आया हुआ है। सौरभ के कत्ल के बाद उसका फ़ोन मुस्कान अपने कब्जे में ले लेती है। सौरभ के फ़ोन से सौरभ के बहन और भाई को एसएमएस करती है कि मैं और मुस्कान शिमला जा रहे हैं घूमने और फिर वहाँ से कसोल जाएंगे। उधर से भाई बहन का रिप्लाई भी आता रहता है और वो वहाँ से शिमला, मलानी और फिर कसोल जाएंगे। इस बीच होली आ गई तो भाई बहन ने फ़ोन पर फ़ोन किया, लेकिन उसने कॉल उठाया नहीं। मुस्कान ने सोचा कि आवाज़ की वजह से पकड़ी जाऊंगी। वो पूछ रहे थे कि होली है, घर आओगे? तो वो कह रही थी कि नहीं आ पाऊँगा। वो मुस्कान उसका पति बनकर बात कर रही थी, उनको भाई बहनों को मैसेज कर रही थी कि मैं नहीं आ पाऊँगा। क्यों नहीं आओगे? उधर से रिप्लाई आता है कि क्यों नहीं आओगे, 2 साल बाद तो लंदन से इंडिया आए हो, अब भी नहीं आ रहे हो। मुस्कान सौरभ के फ़ोन से सबको बताती रहती है कि हम ठीक है, हम यहाँ यहाँ घूम रहे हैं वगैरह वगैरह। इस तरह 14 दिन बीत जाते हैं उनको घूमते घूमते। 18 मार्च की डेट आ जाती है। मुस्कान घर से 84,000 रुपये लेकर आई थी और कुछ पैसे साहिल के पास भी थे। वो सब अब ख़त्म हो जाते हैं। अब मुस्कान को पता था कि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं, लेकिन उसके अकाउंट से उसे पैसे निकालने में बहुत मुश्किल हो रही थी। पता नहीं था कि कैसे पैसे निकाले जाए। 18 मार्च को ही मुस्कान अपनी माँ को फ़ोन करती है, खुद की माँ को, और बोलती है कि माँ, सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने हैं, कैसे निकाले जाए। तो माँ चौंकती और बोलती है कि तुम जब दोनों साथ घूम रहे हो, पैसे की क्या ज़रूरत है तुझे? अगर कोई ज़रूरत भी है तो सौरभ से मांग लो, उससे पूछो कि पैसे कैसे निकालने हैं, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तब मुस्कान के मुंह से निकल जाता है कि सौरभ कहाँ है, सौरभ तो मर चुका है। तो ये सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और सोचती है कि ये क्या बात कर रही है, पागल हो गई क्या लड़की? होली पर भी नहीं आई, बेटी को यहाँ छोड़ के चली गई।
लेकिन माँ को ये भी पता था उनके पहले के झगड़े और डाइवोर्स की बात का, और उस अपनी बेटी के अफेयर के बारे में भी पता था। तो माँ को शक हुआ, तो वो माँ बाप को बताती है और माँ और बाप दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस को बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बेटी ये बता रही है, 14 दिन से घर पे भी नहीं है, आई नहीं है। और हुआ यूं कि इत्तेफाक से मुस्कान के पैसे ख़त्म हो चुके थे और वो साहिल के साथ मेरठ आ जाती है, घर लौट आती। इधर से वो दोनों आते हैं और उधर से पुलिस आ जाती है। घर में एंट्री करती है। घर में एक ड्रम रखा था, ड्रम बहुत भारी था, पुलिस को शक होता है। इस दौरान सौरव का भाई भी वहाँ पहुँच जाता है। ड्रम को खोलने व तोड़ने की कोशिश की जाती है पुलिस के द्वारा, लेकिन वो नहीं खुलता है, ना ही टूटता है। पुलिस उस को एक टेम्पो बुलाकर मुर्दा कर ले जाती है। फिर मैकेनिक को बुलाकर ड्रम को काटा जाता है कटर मशीन से। फिर उसमें सीमेंट के टुकड़ों को तोड़ा जाता है, फिर उसमें से निकलते हैं लाश के टुकड़े। जब ये सब सामने आया तो मुस्कान और साहिल ने अपना जुर्म कबूल लिया। पूछताछ में कहा कि ये सब किस लिए किया, क्योंकि वो मुस्कान को पसंद करता था और मुस्कान को उसकी माँ भी पसंद करती थी। वो माँ जो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वो सोचता था कि उसकी माँ उससे बात करती है। और उसे भड़काने में मुस्कान का भी हाथ था, क्योंकि वो माँ बनकर चैट करती थी और उसे बताती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है, ये तुम्हें खुश रखेगी। और वो अंधविश्वासी साहिल को लगा कि माँ भी बोल रही है, अब तो इसी से शादी कर लेंगे। लेकिन पुलिस की पूछताछ में पुलिस ने पूछा कि तुम आपस में तलाक ले सकते थे, उसके बाद तुम अपने प्रेमी से शादी कर सकती थी, फिर कत्ल क्यों किया? तो मुस्कान ने चौंकाने वाला जवाब दिया कि मैं साहिल से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, ना ही मैं उसको कभी उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। बस वो साथी के तौर पर मुझे पसंद था और मैं उसके साथ अच्छा वक्त गुजार रही थी। जब साहिल से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं मुस्कान से शादी करता और वो उसे तंग करता, इसलिए उसे मार दिया। लेकिन साहिल को यह सच्चाई नहीं मालूम थी कि जिस लड़की के लिए वो उसके पति की हत्या किया है, वो रियल में उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। अब ये सोचो कि अगर ये बात सामने आती, साहिल मुस्कान की शादी पर दबाव डालता, मान लो किसी को इस बात का पता नहीं चलता, बाद में वो मुस्कान पर दबाव डालता शादी का, मुस्कान शादी के लिए मना करती, तो क्या होता? एक और हत्या हो सकती थी। लव मैरिज के बाद मुस्कान को एक और लव हुआ। दोनों ने क्या क्या प्लानिंग की, क्या क्या दिमाग लगाया, लेकिन दोनों को हाथ क्या आया? जिंदगी भर की कैद और हो सकता है फांसी। दोस्तों, इतनी दर्दनाक और इतनी खतरनाक घटना, दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।